तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि अब हम फ़िल्टर पेपर का यूज करेंगे। फ़िल्टर पेपर का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि फ़िल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं वो वेरी फाइन होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो जब हम फ़िल्टर पेपर से जो है फ़िल्टर करेंगे तो क्या होगा, हमें जो वाटर मिलेगा वो प्योर होगा एकदम। उसमें सॉलिड पार्टिकल जो होंगे वो उससे पास नहीं हो पाएंगे, वो फ़िल्टर पेपर में ही रह जाएंगे और ग्लास में या वेसल में जो वाटर जाएगा वो फ़िल्टर होकर के वो प्योर होगा। अब फ़िल्टर पेपर को यूज कैसे करते हैं ये देख लीजिए बच्चों। क्या होता है कि हम फ़िल्टर पेपर लेते हैं, इस तरीके से दिखता है फ़िल्टर पेपर, जिसमें बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं, जो इसके छेद होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो फ़िल्टर पेपर को लेंगे इस तरीके से, फिर सेकेंड फोल्ड करेंगे इस तरीके से, देन थर्ड फोल्ड करेंगे इस तरीके से, एंड ये आपका कोन की तरह तैयार हो गया। इस कोन को हम फ़नल में, ये फ़नल है हमारा, ये फ़नल है, फ़नल में इस फ़िल्टर पेपर को जो कोन शेप का है उसको हम रख देंगे एंड वाटर, मडी वाटर इसमें फिल करेंगे। अब जो प्योर वाटर है वो ग्लास में आ जाएगा और फ़िल्टर पेपर जो हमारा है लगा हुआ है इस फ़नल में, इसमें सारा मड रह जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अब आप देख रहे होगे कि ग्लास में आपको वाटर जो है वो क्लीन दिख रहा है। तो इस तरीके से फ़िल्टर पेपर से क्लीन किया जाता है। तो ऐसे टी स्ट्रेनर से हर तरीके का फ़िल्ट्रेशन नहीं हो सकता है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ही करते हैं। फिर क्लॉथ से करेंगे, उनके होल्स भी, पोर्स भी इतने छोटे नहीं होंगे कि वो मड के पार्टिकल्स को रोक पाएँ। तो हम फ़िल्टर पेपर का यूज करेंगे, सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उसके जो पोर्स होते हैं वो वेरी फाइन होते हैं और उससे हम मड पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेंगे। अगला पैरा देखते हैं बच्चों। Fruits and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese paneer in our home. You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. तो कह रहे हैं कि आप जब फ्रूट और वेजिटेबल जूसेस जब आप ड्रिंक करते हो ना, तो ड्रिंक करने से पहले उसको भी फ़िल्टर किया जाता है। अगर आप किसी जूस कॉर्नर पर गए हो या घर में मदर वगैरह को बनाते हुए देखो, तो जब वो जूस प्रिपेयर करते हैं फ्रूट या वेजिटेबल का, तो उसको पहले फ़िल्टर करते हैं जिससे कि उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है पल्प का, फ्रूट या वेजिटेबल के या सीड्स वगैरह होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, वो स्ट्रेनर में ही रह जाते हैं और आपके पास जूस आता है प्योर फॉर्म में। ओके, जो इसको हम पनीर बनाने में भी यूज करते हैं, घर में या बाहर में यूज करते हैं। कैसे कि आपको मालूम है कि मिल्क लेते हैं और मिल्क में थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करते हैं जब हम मिल्क को बॉयल कर रहे होते हैं उस समय। उसके बाद क्या होता है कि हमें एक मिक्सचर मिल जाता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स पनीर के रहते हैं और लिक्विड भी उसमें रहता है वाटरी सा। तो क्या होता है कि हमारे मदर या एल्डर वंस जो होते हैं वो एक फ़ाइन क्लॉथ लेते हैं या स्ट्रेनर लेते हैं और उसमें इस मिक्सचर को फिल कर देते हैं। तो जो लिक्विड होता है वो तो बाहर निकल जाता है और क्लॉथ या स्ट्रेनर में रह क्या जाता है, सॉलिड पनीर। तो इस तरीके से पनीर प्रिपरेशन में यूज़ होता है, चीज़ के प्रिपरेशन में यूज़ होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फ्रूट वेजिटेबल को ड्रिंक करने से पहले जो प्रोसेस यूज़ होती है वो होती है फिल्ट्रेशन। क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट हमारा है मेथड ऑफ सेपरेशन जिसका नाम है इवेपोरेशन। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। Add 2 spoons, activity 6 दी हुई है, add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker? After stirring, heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away what is left in the beaker. In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. Where do you think
salt comes from. Sea water contains many salts mixed in it. One of these salts is the common salt. When seawater is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salt is then obtained from this mixture of salt by further प्योरीफिकेशन। तो समझ लीजिए बच्चों, ये मेथड ऑफ सेपरेशन इवेपोरेशन में क्या कह रहे हैं कि हम 2 स्पून सॉल्ट लेते हैं और वाटर में उसे ऐड कर देते हैं एक बीकर में और फिर उसे स्टीयर कर लेते हैं। स्टीयर मतलब मिलाना, उसको जो है स्पून से क्या कर लेंगे, मिला लेंगे वाटर में, पूरी तरीके से सॉल्ट जो है वो घुल जाए, सॉल्युबल हो जाए। ओके, फिर क्या करेंगे कि जो है आप देखोगे कि क्या जो वाटर है उसका कलर चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ दिखेगा। और अब क्या करेंगे कि क्या कोई सॉल्ट बीकर में दिख रहा है स्टीयरिंग के बाद, जब हम उसको घुला लेते हैं, मिला लेते हैं, तो उसके बाद में क्या कोई सॉल्ट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं? नहीं। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो बीकर था सॉल्ट वाटर वाला, ये यहाँ पर देख लीजिए फिगर 5.111 में सॉल्ट वाटर वाला बीकर है, इस तरीके से वाटर है, इसमें हमने 2 स्पून सॉल्ट ऐड किया था, उसको हीट करने के लिए हमने रख दिया है। अब क्या होगा कि वाटर जो है वो बॉयल होने लगेगा और कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जो वो वाटर है वो पूरी तरीके से इवेपोरेट हो चुका होगा, वेपर बन करके चला गया होगा, वाटर वेपर बन करके चला गया होगा और बचा क्या होगा, सिर्फ बीकर में सॉल्ट बचा होगा। तो इस तरीके से बच्चों इस एक्टिविटी में जो है हम इवेपोरेशन प्रोसेस को पढ़ते हैं, जिससे कि सेपरेट करते हैं सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को। क्यों? क्योंकि बीकर में सॉल्ट और वाटर दोनों था, लेकिन वाटर तो वाटर वेपर के फॉर्म में चला जाता है आफ्टर हीटिंग एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, एंड बचता क्या है, सॉल्ट। तो सॉल्ट से वाटर सेपरेट हो गया। तो ये जो प्रोसेस होता है वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होने का, इसी को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि इवेपोरेशन क्या होता है, तो आप कहोगे कि वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वेपर किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है, इसीलिए हमें वो विजिबल नहीं होता है, दिखता नहीं है। ओके, क्योंकि कलरलेस होता है ना, इसलिए। तो वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है और जब हम इसे हीट करते हैं तो बॉयल होने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि गैस होता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इवेपोरेशन, जो एक तरीके का मेथड ऑफ सेपरेशन है। क्लियर? तो कह रहे हैं कि जो ये वाटर है, वाटर से सॉल्ट को अलग करना जो है, आपने कहाँ देखा होगा और भी जगहों पे, या फिर ये आप सोच के देखिए कि सॉल्ट कहाँ से आता है। तो आपने पढ़ा है कि सॉल्ट सी वाटर से आता है, क्योंकि सी वाटर जो होता है वो सॉल्टी होता है। तो करते क्या है बच्चों कि समुद्र के किनारे जो होते हैं, जैसे हम खेत बनाते हैं, बड़े बड़े फील्ड होते हैं, वैसे ही समुद्र के किनारे बड़े बड़े ऐसे फील्ड बना लेते हैं, उनको चारों तरफ से इस तरीके से खूब बड़े बड़े फील्ड बना लेते हैं और इसमें वाटर जो है उसको कलेक्ट कर देते हैं, वाटर को है कलेक्ट कर देते हैं। और जब सनलाइट पड़ती है, जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट में हीट होती है, तो हीट जब पड़ती है तो कुछ समय बाद जो होता है वाटर इवेपोरेट हो जाता है और इस फील्ड में क्या बचता है, सॉलिड जो है वो सिर्फ सॉल्ट बचता है, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। ओके, तो यही दिया है इसमें, सनलाइट की वजह से आपका धीरे धीरे स्लोली जो है वो टर्न्स हो जाता है वाटर वेपर में इवेपोरेशन के द्वारा, और बचता क्या है, कॉमन सॉल्ट। तो इस तरीके से कॉमन सॉल्ट को हम वाटर से कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में इस कॉमन सॉल्ट का हम प्योरीफिकेशन कर लेते हैं और फिर प्रोसेस करके पैक करके हमें मिल जाता है वो आयोडाइज्ड हो करके। क्लियर? ये देखिए इस फिगर में दिखाया गया है ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ये देखिए बनाए गए हैं फील्ड समुद्र के किनारे, सनलाइट पड़ेगा, यहाँ पे जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा इवेपोरेशन प्रोसेस से, और बचेंगे क्या, सिर्फ सॉल्ट। इनको यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं। क्लियर?
आगे देखते हैं, यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। तो एक से ज़्यादा मेथड का यूज करना सेपरेशन प्रोसेस में। अभी तक तो हम कोई भी सेपरेशन कर रहे हैं तो उसमें एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि एक से अधिक मेथड का यूज़ करना। वी हैव स्टडीज सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. कह रहे हैं कि हमने अभी तक पढ़ा है कि कुछ मेथड का यूज कर लिया और सब्सटेंसेस को सेपरेट कर लिया उनके मिक्सचर से, लेकिन एक मेथड जो होता है वो पर्याप्त नहीं होता है, सफिशिएंट नहीं होता है अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा मेथड को यूज करते हैं जिससे डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्सचर से सेपरेट कर सकें। इसके लिए एक्टिविटी 7 बताई गई है बच्चों। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल सेपरेट दीज? We already saw that hand picking would not be a practical method for separating these. Keep these mixture in a beaker and add some water to it. Leave the beaker aside for some time. Do you see the sand settling down at the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. Transfer this liquid to a kettle and close its lids. Heat the kettle for some time. Do you notice steam coming out from the spout of the kettle? Take a metal plate with some ice on it. Hold the plate just above the spout of the kettle as shown in figure 5.13. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? After all, water has evaporated. What is left behind in the kettle? We have thus separated salt, sand and water using processes of decantation, filtration, evaporation, condensation. Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? ओके तो क्या कह रहे हैं, हमने अभी आपको बताया कि अभी तक हमने मेथड पढ़े हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा जो है सेपरेट करने के लिए मेथड नहीं यूज कर रहे हैं, एक ही मेथड को यूज कर रहे हैं, लेकिन कई सब्सटेंसेस को मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए हम एक से ज़्यादा तरीके के मेथड का यूज करेंगे। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी ली, हम एक मिक्सचर लेते हैं सैंड और किसका, सॉल्ट का। तो हैंड पिकिंग मेथड से तो सेपरेट नहीं हो पाएगा सैंड एंड सॉल्ट, लगभग इनका पार्टिकल साइज एक ही जैसा होता है, दोनों सॉलिड होते हैं। अब क्या करेंगे कि हम एक बीकर लेंगे, उसमें थोड़ा सा वाटर जो है ऐड कर देंगे और उसमें जो है ये सैंड एंड जो सॉल्ट है का मिक्सचर इसको हम ऐड कर देंगे। ओके, हम देखेंगे उसको रख देंगे, कुछ समय बाद देखेंगे कि जो सैंड होगा वो सेटल डाउन हो चुका रहेगा। ओके, तो सॉल्ट तो वाटर में सॉल्युबल होता है, घुल जाता है, तो वो वाटर में मिला रहेगा, लेकिन सैंड तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, तो वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। ओके, क्या होता है कि हमने सैंड प्लस सॉल्ट का मिक्सचर था, तो हम हैंड पिकिंग मेथड से तो इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते थे, तो हमने एक वेसल लिया, वेसल में हमने वाटर ऐड कर लिया और इसी सैंड प्लस सॉल्ट को डाल दिया। सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होता है तो वो तो वाटर में ही रहेगा, सैंड इनसॉल्युबल होता है तो वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, फिर वाटर को बिना डिस्टर्ब किए थोड़ा सा, ये कहलाया सेडिमेंटेशन। अब वाटर को, जो वेसल है हमारा ग्लास, उसको हल्का सा टिल्ट करके उसको दूसरे कंटेनर में हमने ट्रांसफ़र कर लिया, तो ये कहलाएगा सेडिमेंटेशन। अब सैंड तो चला गया लेकिन वाटर में क्या रह गया है, सॉल्ट। तो अब हम क्या करेंगे
कि हम एक कैटल लेंगे, उसमें इस वाटर का जो लिक्विड है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। ये इस जो फिगर है बच्चों उसमें दिखाया गया है कि इसे हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद में ये हीट किया हमने, तो हीट कर रहे हैं तो कौन सा अब प्रोसेस यूज़ हो रहा है, इवोपरेशन। हैंड पिकिंग यूज़ नहीं हुआ, सेडिमेंटेशन किया, उसके बाद डिकेंटेशन किया, और अब क्या कर रहे हैं, इवोपरेशन। इवोपरेट किया वाटर और सॉल्ट को वाले मिक्सचर को। फिर उसके बाद हम एक प्लेट ले लेंगे, उस प्लेट पे ऊपर क्या रख लेंगे, आइस रख लेंगे। आइस इस प्लेट को क्या रखेगा, कूल रखेगा, ठीक। तो वाटर किस फॉर्म में निकलेगा हीट के बाद में, वेपर के फॉर्म में निकलेगा। वो जैसे ही आपके प्लेट के पास जाएगा, प्लेट पर क्या है, आइस है, आइस उसे कूल कर देगी, और कूल करते ही जो वाटर वेपर है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हम पास में एक बीकर ले लेंगे, उस बीकर में वाटर को कलेक्ट कर लेंगे, और कैटल में सिर्फ तब तक ये करते रहेंगे जब तक सारा का सारा वाटर वो वाटर वेपर बन करके कैटल से चला नहीं जाता है, और फिर वो वेपर इस प्लेट के कारण, आइस के कारण कूल होकर के फिर से बीकर में वाटर बन करके आ जाता है। कैटल में सिर्फ क्या रह जाएगा, सॉल्ट। तो इस तरीके से सॉल्ट और वाटर सेपरेट हो गए। तो ये तो था इवोपरेशन। लेकिन जो हमने अभी ये किया कि एक प्लेट लिया, प्लेट के ऊपर आइस ले लिया, आइस क्या कर रहा है, इसे कूल, तो वाटर वेपर फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कंडेंसेशन। तो ये बात बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर वाटर, ओके, वाटर जो कि लिक्विड होता है वो कन्वर्ट हो जाए वेपर में, किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में, जो कि गैस होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। क्लियर। उल्टा कर देते हैं, अगर वेपर है, वाटर वेपर है, मतलब भाप, वो किस फॉर्म में होता है, गैस, उसको हम ठंडा कर देंगे, कूल। अब यहाँ पे कूल कर रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाए वाटर में, जो कि क्या होता है, लिक्विड। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। मतलब पानी लिया, ठीक, उसको गर्म किया, हीट दिया, तो वो भाप में बदल गया, तो कहलाएगा इवोपरेशन। उल्टा कर देंगे, भाप लिया, उसको ठंडा कर दिया, वो फिर से वाटर में बदल गया, तो वो क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। तो ये भी एक मेथड होता है सेपरेशन का। अब क्या है कि जो पहेली है वो जो है कुछ अमाउंट लेती है सैंड का, ठीक, वो, और उसमें सॉल्ट मिला देती है, और वो फिर से जो है यही से एक्टिविटी 7 को देख कर के पूरा करती है कि सॉल्ट आ जाए, हमें मिल जाए, सैंड अलग हो जाए, वाटर अलग मिल जाए। लेकिन क्या होता है कि वो पूरी तरीके से सॉल्ट को रिकवर नहीं कर पाती है, उससे क्या गड़बड़ी हुई होगी ऐसी। तो पढ़ते हैं आगे। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? In chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? कह रहे हैं कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा कि कह रहे हैं कि क्या वाटर में सभी जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं हर तरीके के सब्सटेंस, या हर एक अमाउंट में हम जितना चाहें उतना जो है पानी में चीनी या सॉल्ट ऐड करते जाएं और वो उसमें डिज़ोल्व होते जाएगा, घुलते जाएगा, ऐसा होता है क्या? तो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि कुछ सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वाटर में, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। तो जो डिज़ोल्व हो जाएं, जो घुल जाएं, वो सॉल्युबल होते हैं। पर क्या जितना मर्जी उतना हम, मान लो हमने एक गिलास पानी लिया और उसमें हम कई चम्मच चीनी या सॉल्ट ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जाएं, तो हम जितना चाहें उतना ऐड करते जाएंगे और वो पानी में उतने ही पानी में घुलते जाएगा? नहीं, यही हमें पढ़ना है कि एक सर्टेन अमाउंट में जो हम वाटर लेते हैं वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी में जो वाटर होता है वो फिक्स्ड क्वांटिटी में ही सॉल्ट को या फिर शुगर को या किसी भी
सॉल्युबल सब्सटेंस को डिज़ोल्व करता है। ऐसा नहीं जितना मर्जी उतना हम डिज़ोल्व करते जा रहे, नहीं, एक फिक्स्ड क्वांटिटी में, एक फिक्स्ड अमाउंट में ही डिज़ोल्व होता है। तो एक्टिविटी 8 के द्वारा देखते हैं कैसे। You will need a beaker or a small pan, a spoon, salt and water. Pour half a cup of water in the beaker. Add 1 teaspoonful of salt and stir it well until the salt dissolves completely. Again, add a teaspoonful of salt and stir well. Go on adding salt 1 teaspoonful at a time and stir. After adding few spoons of salt, do you find that some salt remain undissolved and settle at the bottom of the beaker? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. तो कह रहे हैं कि हम एक बीकर लेंगे या स्मॉल पैन ले लेते हैं, कुछ भी, कोई भी एक बर्तन ले लेते हैं और सॉल्ट ले लेते हैं, वाटर, तो हम ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो वाटर ले लेंगे बीकर या पैन में और स्पून से जो है सॉल्ट उसमें ऐड करते जाएंगे, फिर स्टीयर करेंगे उसे, मतलब उसे मिलाएंगे, और जब वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में सॉल्ट, तो फिर से 1 टीस्पूनफुल जो है ऐड कर देंगे सॉल्ट, फिर से स्टीयर करेंगे, फिर से मिल जाएगा पूरा, डिज़ोल्व हो जाएगा, फिर से ऐड करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप देखोगे कि कुछ जो सॉल्ट है वो अनडिज़ोल्व है, वो घुल नहीं रहा है, और बीकर के बॉटम में जो है वो सेटल डाउन हो गया है। तो अब ये ऐसी स्टेज है जिसमें अब और सॉल्ट को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता है वाटर में, और इस स्टेज को ही, इस जो सोल्यूशन की ये स्टेज होगी, इसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड, की अब वाटर में और सॉल्ट को ऐड करने पे वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो वो कंडीशन जो होती है वो सोल्यूशन की क्या कहलाती है, सैचुरेटेड। Here is a hint as to what might have gone wrong when पहेली tried to recover large quantity of salt mixed with sand. तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पहेली के साथ क्या हुआ होगा। उसने लार्ज क्वांटिटी ले ली थी सॉल्ट की सैंड के साथ में, और आपको मालूम है कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी तक ही जो है डिज़ोल्व होता है। ओके, परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर दैन द रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, जिस क्वांटिटी के बाद डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है वाटर में कोई भी सब्सटेंस, उस क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा ले लिया होगा पहेली ने, इसीलिए उसको प्रॉब्लम हुई, उसका जो मेथड ऑफ सेपरेशन था वो रॉन्ग जा रहा था। ओके, द अनडिज़ोल्व्ड सॉल्ट would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a large quantity of water. Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help पहेली out. तो इस कंडीशन में पहेली को क्या करना होगा, अब जो वाटर में और सैंड या सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगी, तो वो वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा देगी, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को उसमें डिज़ोल्व कर सके। सैंड तो डिज़ोल्व होता ही नहीं है, तो सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सके, उसके लिए हम वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। लेकिन अगर मान लो हमारे पास वाटर नहीं है और हमें तभी भी सॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व करना है, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक्टिविटी 9 है, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट in it until it cannot dissolve any more salt. This will give you a saturated solution of salt in water. Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. What do you find? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve? Now, if yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. तो अगर हमारे पास वाटर नहीं है, इस पूरे पैरा में यही कहा गया है कि अगर हमारे पास वाटर नहीं है और तभी भी हमें लार्ज क्वांटिटी में सॉल्ट या शुगर को डिज़ोल्व करना है, तो हम क्या कर देंगे, उसे हीट कर देंगे, और हीट करने के बाद जब ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि उसमें सॉल्ट या शुगर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा मदर जो होती हैं हम लोगों की, वो वाटर क्वांटिटी तो असल में कम ही लेती हैं, लेकिन उसमें शुगर या सॉल्ट
बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी में ऐड करती हैं और फिर उसे हीट करती हैं, उसे स्पून से स्टीयर करने की बजाय हीट करती हैं, जिससे क्या हो जाए, कम पानी में भी, कम वाटर में भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व हो जाए। तो अगर हमारे पास वाटर नहीं है और फिर भी सैचुरेटेड सोल्यूशन के ऊपर हमें सॉल्ट या शुगर को डिज़ोल्व करना है तो हम उसे क्या करेंगे, हीट। और सैचुरेटेड सोल्यूशन होता क्या है, तो वाटर का वो अमाउंट, ठीक, वाटर का वो अमाउंट जिसमें फिक्स्ड क्वांटिटी में ही शुगर या सॉल्ट को हम क्या कर पाए, डिज़ोल्व कर पाए, तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें फिक्स्ड क्वांटिटी में वाटर हो और उसमें फिक्स्ड क्वांटिटी में ही शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व हो पाए। क्लियर? उससे ऊपर हमें डिज़ोल्व करना है तो या तो हम उसमें और वाटर ऐड करें, और अगर वाटर नहीं है तो हम क्या करें, हीट करें उसे। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस? लेट अस फाइंड आउट। तो क्या वाटर जो है वो हर डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको इक्वल अमाउंट में डिज़ोल्व करता है? एक्टिविटी 10 में देखते हैं। टेक 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolve. Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturates. Record the number of spoons of salt that dissolve in the water in table 5.2. Now repeat the same activity with sugar. Repeat this with some other substances that are soluble in water. What do you notice from table 5.2? Do you find that water dissolves different substances in different amount? We have discussed a few methods of separating substances. Some of the method of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. Okay? तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में कह रहे हैं कि जो वाटर है वो अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग अमाउंट में डिज़ोल्व करती है। जैसे इस एक्टिविटी में दिखाया गया कि हम सॉल्ट ले रहे हैं और शुगर ले रहे हैं। अब दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ स्पून बताना है जो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, मान लीजिए 1 लीटर हम वाटर ले रहे हैं दोनों ही के केस में, तो आपको बताना है कि सॉल्ट के कितने स्पून होंगे और शुगर के कितने स्पून होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे। तो क्या दोनों के लिए सेम होगा या दोनों के लिए अलग अलग होगा। ओके, ये एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को करने पे आपको पता चलेगा कि वाटर में जो है हर एक सब्सटेंस जो है वो अलग अलग अमाउंट में सॉल्युबल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2 चम्मच अगर चीनी एक गिलास पानी में घुल जा रहा है तो नमक भी बस 2 ही चम्मच घुलेगा, हो सकता है उससे ज़्यादा घुल जाए, उससे ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाए। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने सेपरेशन पढ़े, सेपरेशन के मेथड्स पढ़े, किस तरीके से मिक्सचर से अलग अलग सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। इनमें से कुछ मेथड तो घर में ही हम देखते हैं और कुछ को हम साइंस लैबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से एक जो है फिक्स्ड क्वांटिटी तक ही जो है वाटर में कोई सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है और उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसके ऊपर अगर हमें डिज़ोल्व करना है तो या तो वाटर ऐड करें, अगर वाटर नहीं है तो हीट करें। ओके, साथ में हमने ये भी पढ़ा कि जो है अलग अलग सब्सटेंस जो है अलग अलग क्वांटिटी में वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। इसके अलावा हमने बेसिक कुछ मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़े थे, फिर से रिकॉल करा दे रही हूँ। हैंड पिकिंग, जहाँ हाथ से सेपरेट कर रहे थे, हाथ से पिक करके इम्प्योरिटीज़ को अलग कर रहे थे। थ्रेसिंग पढ़ा था, पीट करके पत्थर पे अलग कर रहे थे गेहूं के दाने को स्टॉक से, या फिर जो है थ्रेशर का यूज कर रहे थे। फिर हमने विनोइंग पढ़ा था, जहाँ विंड के हेल्प से सूप में मदर जो होती है हमारी लेती हैं और लाइटर पार्टिकल हैवियर पार्टिकल से अलग हो जाते हैं। सीविंग पढ़ा था, जिसमें फ्लोर पार्टिकल से जो आपके हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सीव के थ्रू अलग हो जाते हैं, जो छन्नी वाला आटे को अलग करते हैं, वो वाला मेथड। उसके बाद हमने सेडिमेंटेशन पढ़ा, बॉटम में सेटल डाउन हो जाना, डिकेंटेशन, फिर उसे दूसरे वेसल में कलेक्ट कर लेना टिल्ट करके। फिल्ट्रेशन, उसमें फ़िल्टर पेपर, क्लॉथ या फिर स्ट्रेनर का यूज करके अलग करना पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग। ओके,
तो इस तरीके से फिर इवापोरेशन मेथड पढ़ा, हीट करके किस तरीके से लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, वाटर को वाटर वेपर में। फिर कंडेंसेशन पढ़ा कि किस तरीके से कूल करके वाटर वेपर को फिर से वाटर बना दे रहे हैं, मतलब गैस को फिर से लिक्विड बना दे रहे हैं। तो ये सारे मेथड हमने पढ़े थे। सोल्यूशन क्या होता है कि जब लिक्विड जो होता है वाटर, उसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस को मिलाया जाए तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल करके क्या बनते हैं, सोल्यूशन। तो सोल्यूट क्या होता है, जो हम कम अमाउंट में लेते हैं, जो छोटा अमाउंट में लेते हैं, जैसे नमक, चीनी, ये सब हो गया। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो बड़ी अमाउंट में लेते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, जैसे कि वाटर। वाटर को बच्चों यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो जब हम वाटर को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिला देते हैं तो वही कहलाता है सॉल्यूशन। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। बाकी चर्निंग आपको पता ही है, मथनी जो चर्नर होता है उसका यूज करके चर्निंग करते हैं, जिससे लाइटर पार्टिकल्स ऊपर हो जाते हैं और हैवी पार्टिकल्स जो है वो नीचे रह जाते हैं। जैसे आपने मक्खन कलेक्ट करना पढ़ा है दही से, कर्ड से या फिर मिल्क से। तो ये सारे ही मेथड जो कीवर्ड्स में दिए हैं ये सब आप पढ़ चुके हो। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।